सभी पशुपालक और किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजॉय खन्ना अपने साथी डॉक्टर देवेंद्र सिंह के साथ आप सबका विस्तार शिक्षा निदेशालय लवास द्वारा आयोजित चौथी ई रात्रि चौपाल में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रेबीज के बारे में, जो पशुओं और इंसानों दोनों के लिए एक जानलेवा बीमारी। ये एक ऐसा रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इस रोग का रोकथाम ही इसका बचाव है। रेबीज से जुड़े तथ्य और भ्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लुवास विश्वविद्यालय के दो जाने माने वैज्ञानिक और रेबीज बीमारी से संबंधित एक्सपर्ट्स, डॉक्टर राजेश खुराना और डॉक्टर विजय जाधव। मैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं हमारे डायरेक्टरेट एक्सटेंशन एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर धर्मवीर सिंह दहिया का, जो हमारे एनिमल न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट भी हैं। यंग एंड डायनेमिक साइंटिस्ट डॉक्टर दीप का, जो वेटनरी गायनेकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सरिता का, डॉक्टर ज्योति का, और बहुत ही जल्द डॉक्टर रमेश, जो कि प्रिंसिपल एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं जीन से, और साथ ही फील्ड में पशुओं से संबंधित एक्सपर्ट है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा रेबीज रोग से भारत में हर साल 20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और पूरे विश्व में होने वाली मौतों में से 36% सिर्फ भारत में होती हैं। इन सब बातों से ही आपको इस रोग की गंभीरता समझ में आ गई होगी। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक्सपर्ट से कि वो रेबीज रोग तथ्य और भ्रम पर प्रकाश डालें। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विजय जाधव से कि वो हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। डॉक्टर विजय। Thank you, Dr. Sujoy. With due respect to Director Extension, मैं सभी किसान भाइयों को और पशुपालकों को नमस्कार करता हूं। और आज जो ये चर्चा का विषय है रेबीज रोग के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी, बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने के द्वारा हो जाती है, और ये जानलेवा बीमारी ऐसी है कि इसमें हमारे पास सिर्फ उस रोग से बचने के लिए उपाय है, लेकिन अगर ये रोग हो जाता है एक बार, तो फिर इससे बचने के लिए कोई भी दवा या कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है आज के दिन में। तो इसलिए हमारे और ये जो बीमारी है, इसको इससे बचना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। डॉक्टर राजेश खुराना आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। मैं आपको शुरू में बता दूंगा कि इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं, उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो ये जो रेबीज रोग है, ये ये जो रोग है, ये विषाणुजन्य रोग है। विषाणु होते हैं बहुत ही छोटे, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे जीव है। और इस जो रोग करने वाला ये जो विषाणु है, उसका नाम है लीजा वायरस। सो ये लीजा वायरस ये रेबीज रोग करने में सक्षम है। और जैसे कि ये रोग है, ये सभी पालतू जानवर और कुछ जंगली जानवर, इनके द्वारा फैलता है। तो जो पालतू जानवर हैं, वो जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, सुअर, ऐसे जानवरों में भी ये पाया जाता है। और ज़्यादातर जो रेबीज रोग होता है अपने देश में, वो मुख्यतः फैलता है कुत्तों के काटने से। कुत्तों के काटने से ये मनुष्यों में भी हो सकता है, और जो पालतू जानवर है हमारे, उनमें भी हो सकता है। और जो जंगली जानवर है, जैसे कि लोमड़ी या फिर सियार, भेड़िया, फिर चमगादड़ और नेवला, ऐसे ऐसे जानवर भी रेबीज से ग्रस्त हो सकते हैं, और इनके द्वारा भी, इनके संपर्क में आने से भी हमें ये रोग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो रेबीज के केसेस होते हैं इंडिया में, ये कुत्तों के काटने से, पागल कुत्तों के काटने से हो जाते हैं।
तो ये जो रोग फैलता है वो कुत्तों के काटने से होता है, और कुत्तों में कैसे आता है, दूसरे पागल कुत्ते से काटने से हो जाता है। तो जैसे कि ज्यादातर हमने देखा है कि हमारे पास जो अ, कुत्ते हैं, वो ज्यादातर कुत्ते स्ट्रे डॉग्स हैं, और बहुत ही कम कुत्ते हैं पालतू हैं जो गली के कुत्ते होते हैं। ये सब इनमें से किसी भी एक कुत्ते में अगर ये आ जाता है रोग, तो वो दूसरे कुत्तों को काटता है, और इस तरह से वो कुत्तों के द्वारा द्वारा फैलने लगता है। और अगर ऐसा कोई भड़काया हुआ कुत्ता किसी को काट जाए, तो फिर उनमें ये रेबीज के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन उपाय बहुत ही साधारण है। और ये जो रोग हैं, ये हमारे मतलब मनुष्यों में और इंसानों में हम बचने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। और ये रोग जैसे कि अपने देश में ये कुत्तों द्वारा फैलता है, लेकिन जैसे कुछ दूसरे देश हैं, अमेरिका में या उनमें, वहां पर ये कुत्तों से ज्यादा चमगादड़ जैसे जानवरों से ज्यादा फैलता है। और एक बार कुत्ता काटने के बाद, कोई भी जानवर सॉरी कोई भी कुत्ता, पागल कुत्ता काटने के बाद ये रोग आने में समय लग सकता है, जो कि वेरी होता है, मतलब लगभग एक हफ्ते से लेके अ, कम से कम 15-20 दिन के अंदर भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आई है कि कम से कम 1 साल के बाद भी किसी किसी को हो सकता है। और ये जो अ, इसमें जो समय लगता है रोग एक बार कुत्ता काटने के बाद, वो तय होता है कि जो जहाँ पर जो घाव बना हुआ है कुत्ते के काटने से, वो अपने दिमाग से कितना दूर है। जितना ज़्यादा दूर होगा, उतना ज़्यादा समय ये बीमारी शुरू होने में लग सकता है। तो इसके दौरान अगर हम अपने उपाय अगर हम सारे करेंगे, तो फिर ये इस रोग से हम आसानी से बच सकते हैं। तो ये जब कुत्तों में काटता है, तो कुत्ते यूजुअली 2 से 4 हफ्तों में बीमार होने लगते हैं, और उनमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कुछ कुत्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा करने लगते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, और किसी भी चीज को काटने जैसी उनकी काटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुत्ते हम समझ सकते हैं कि इनमें रेबीज का लक्षण दिखाई दे रहा है, और उनके मुंह से लार टपकने लगती है। ऐसे कुत्ता यूजुअली 5 से 7 दिन में रेबीज की वजह से मर सकता है। और इसके दौरान अगर ये कुत्ता किसी और कुत्ते को या और किसी भी इंसान को काटता है, तो उनमें ये रेबीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो लक्षण आने के बाद इस बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन उससे पहले हम बिल्कुल सारे इससे बचने के उपाय कर सकते हैं। तो ये जो बीमारी है, इनमें अ, जब ये कुत्तों में होती है, 2 तरह की होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुत्ता बहुत ही अब जो जिसमें रेबीज हुआ है, ऐसा कुत्ता बहुत ही ज्यादा एग्रेशन दिखाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल शांत रहने लगता है, चुपके से कोने में बैठने लगता है, अंधेरे में जाके बैठने लगता है। और वो कभी कभी अपने मालिक को पहचानता नहीं है, या फिर बुलाने से आ जाता है, लेकिन उसके जो टोटल बिहेवियर है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखने लगता है। और वो अ, अपना अलग से बैठने लगता है। तो ऐसे 2 तरीके के लक्षण दिख सकते हैं, या तो कुत्ता बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि कुत्ता जो है वो अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखा नहीं रहा, तो इससे समझ जाना चाहिए कि इसमें रेबीज की आशंका हो सकती है, इसमें रेबीज हो गया होगा। और कुछ दिन बाद इसके मुंह से लार टपकने लगेगी, और इसमें पैरालिसिस के लक्षण दिखने लगेंगे, और उसकी आवाज में बदलाव आएगी कुत्ते के। तो ऐसे कुत्तों में ये रेबीज के लक्षण समझ में आते हैं ऐसे कुत्ता देखने से। लेकिन अगर ऐसे पालतू कुत्ता है, और या फिर स्ट्रे डॉग है, गली का कुत्ता है, इसमें ऐसे ऐसे लक्षण दिखे, और अगर यही कुत्ता हमारे जो पालतू जानवर है जैसे गाय भैंस, इनको काटता है,
तो उनमें भी ये कुछ लक्षण दिखाने लगते हैं। कुत्तों से इंसानों को आसानी से रेबीज हो जाती है क्योंकि कुत्तों में काटने की आदत होती है। लेकिन जो हमारे पालतू जानवर है जैसे गाय भैंस है, ये ये इनके इनकी आदत नहीं होती काटने की। तो इससे इनसे हमें रेबीज होने का खतरा हो सकता है लेकिन बहुत ही कम है। तो इसीलिए जब अगर कोई पालतू जैसे जानवर है हमारे जैसे गाय भैंस, इनमें अगर रेबीज के लक्षण दिखाई दिए तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इनके जैसे दूध पीने से उससे वो रेबीज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रेबीज के जो लक्षण मैंने बता दिए थे पालतू जानवर और कुत्तों में, इन लक्षणों से हमें पता चलेगा कि ये कितना मतलब रेबीज इसे हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके बाद अगर इससे कोई काट लेता है अगर ये किसी भी जानवर को, पालतू जानवर को, तो इसके बाद हमें इसके बचाव के लिए उपाय सारे करने पड़ेंगे। मैं डॉक्टर राजेश खुराना जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे हमें सबको बताए कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते थैंक यू डॉक्टर जादव। राम राम भाइयों किसान पालको। डॉक्टर जादव ने बहुत कुछ बता दिया रेबीज के बारे में। मैं एक इसमें थोड़ा सा शुरू में और बताना चाहता हूँ। ये एक विषाणु से जन्य रोग है जैसा डॉक्टर जादव ने बताया। अब विषाणु से ज्यादा आप लोग शायद ये जानते होंगे कि वायरस, जैसे कोरोना वायरस है ना, तो ऐसा ही ये वायरस से पैदा होने वाला रोग है। तो अब ये क्या है, कुत्तों से, बिल्ली से, नेवला, गीदड़, सियार, और अगर ये पालतू पशुओं को काट लें तो और पालतू पशुओं के संपर्क में आने से, पालतू पशु वो ऊंट भी हो सकता है, गाय भी, भैंस भी, कोई भी। ऊंट में भी काटने की आदत होती है, तो ऊंट भी हो गया, अगर कुत्ते ने काट लिया तो ऊंट से भी हो सकता है। ये थोड़ा सा इसमें मैं, इसलिए इसमें डॉक्टर जादव ने जो बताया थोड़ा सा उसमें वो किया है, जोड़ा है मैंने। तो बाकी लक्षण जो उन्होंने बता दिए डॉक्टर जादव ने, दो तरह के हो सकते हैं। कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है बिल्कुल। अगर वो पहले अच्छा था, कहना मानता था मालिक का, तो अब नहीं मानेगा। अगर नहीं मानता था या ढीला था तो वो तेज हो जाएगा, आक्रामक आक्रामक हो जाएगा, काटने को दौड़ेगा। इंसानों को क्या, किसी भी चीज को, पत्थर को भी मुंह में डाल लेगा, काटेगा। लकड़ी का खूंटा है उसको भी काटेगा। तो कोई भी चीज को, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कुत्ता पागल है, इससे हो सकता है। बाकी कई बार हमारे हरियाणा में क्या दिक्कत आती है कि आपका बाड़ा है, पशु बंधे हुए हैं अंदर, और रात को किसी, आपको पता नहीं है कौन सा जानवर आके काट गया, और आपको पता भी नहीं चला कहाँ काट गया, और थोड़े दिनों में पता चला आपकी गाय या भैंस जो भी बंधी हुई है वो, उसमें लक्षण आ गए रेबीज के, पागल होने के लक्षण आ गए। वो आप देखते रह जाते हो, पता नहीं कैसे, क्योंकि बाड़ा है, दीवार है, उसमें कोई जानवर तो घुस नहीं सकता, कैसे आ गया। तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, ये नेवले के कारण बहुत सारे आते हैं हमारे यहाँ रेबीज के केस। तो नेवला तो आ जाता है कहीं से भी, छेद होगा, सुराख होगा, तो वो दीवार से भी आ जाएगा, तो वो पैर में काट देता है जानवर के, और आपको वो उसका जख्म, उसका काटे हुआ जख्म भी नहीं दिखता जानवर का, गाय या भैंस में जहां उसने पैर में काटा है। तो वो, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि कब काट गया, कहाँ काट गया, और वो बीमार हो गए, गाय या भैंस। अब ये तो हो गया कि उसके कैसे आते हैं, लक्षण भी बता दिए उन्होंने। गाय या भैंस जो बड़े जानवर होते हैं वो बोलने, रंभाने लग जाती हैं, ज्यादा बोलने लग जाती हैं। जैसे वैसे कभी कभी बोलते हैं ना, तो ऐसे इसमें काटने के बाद अगर बीमारी के लक्षण आने लग गए तो वो बोलने ज्यादा लग जाते हैं। अब लक्षण आ गए, आपको पता चल गया किसी जानवर ने, कुत्ते ने या किसी ने काट लिया, उसको करना क्या है आपने, है ना। इसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको पता लग गया है तो उसको, घाव को पानी से अच्छी तरह उसको धो देना, है ना। पानी से धोने के बाद, या साबुन है तो साबुन से भी अच्छी तरह उसको धो दो जख्म को। और उसके बाद उसमें कोई भी आपके घर में एंटीसेप्टिक हो, बिटाडीन है आपके पास, सेवलोन है, या और भी कोई है, स्पिरिट पड़ी है, अल्कोहल पड़ी है, कुछ भी आप लगा सकते हो। ये कुछ भी नहीं है तो आपके घर में आफ्टर शेव लोशन होता है ना, शेव करने के बाद लगाते हैं, वो भी लगा सकते हो। या
ये सब कुछ भी नहीं है तो घर में आपके वो पौवा या कुछ वो रखा होगा वो भी लगा सकते हैं, तो वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। लेकिन घाव पे कभी भी आपने मिर्च, मसाले, अचार इस तरह की कोई भी चीज नहीं लगानी है, उसका कोई फायदा नहीं होता। उसको जानवर को जलन ज्यादा होगी और वो नुकसान करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने जख्म साफ कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, गांव के पशु चिकित्सक के पास जाना है, उसको बताना है कि मेरे गाय को, भैंस को या किसी भी जानवर को उसने काट लिया, अब और मैंने ये साफ कर लिया है, आगे बताइए मैंने आप क्या करना है। तो वो आपको पशु चिकित्सक आपको बताएगा, उसके टीके लगते हैं। जिस दिन जितनी जल्दी ले जाओगे, एक तो उस दिन, उसके फिर 2 दिन बाद, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन, ये 5 टीके लगते हैं। इससे बीमारी नहीं आती है पशु में और पूरा बचाव होता है। जितनी देर करोगे, लक्षण आने शुरू हो जाएंगे और आपकी वो फिर जानवर को, पशु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके गांव में, घर में कुत्ते ने, किसी ने भी, गली के कुत्ते ने या पालतू कुत्ते ने काट लिया है, इंसानों को तो काटते ही हैं और इंसानों में बीमारी होती है ना। तो उसमें भी यही करना है आपने, जख्म को धोना है पानी से, चलते हुए पानी से, टैप में, टूटी में पानी, जख्म को नीचे रख के अच्छी तरह धो देना। साबुन है तो साबुन लगा के अच्छी तरह रगड़ के धो देना है, क्योंकि ये जो विषाणु है ये पानी से भी साफ हो जाता है, साबुन से भी मर जाता है, और जितना ऊपर रहता है, क्योंकि ये बाद में अंदर घुसता है और फिर हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो जितनी जल्दी आप साफ करोगे, साबुन लगाओगे, वो निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत रह भी गया तो वो आप एंटीसेप्टिक जो मैंने आपको बताए, वो सारे आप कोई भी घर में जो मिल जाए या पड़ोसी के घर में मिल जाए, वो लेके आप उसको लगा दो। तो उससे आपकी बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसके बाद आप अपने, अगर इंसान को काटा है तो अपने जो डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसरी है या अस्पताल है आपके गांव में या आसपास के गांव में, वहां जाइए, उनको बताइए कि मेरे को कुत्ते ने काटा है, और वो आपको उसका इलाज बता देंगे, टीके लगा देंगे। अगर बहुत ज्यादा, कई बार बच्चों को मुंह पे भी काट लेते हैं या गर्दन पे या कहीं ज्यादा जख्म हो जाता है, तो उसके लिए टीके के साथ साथ एक जख्म में भी डालने की दवाई आती है, वो भी डॉक्टर लगा सकते हैं ताकि उससे आराम जल्दी मिल जाए। तो इस तरह आप इस बीमारी से, रेबीज से बच सकते हैं। अगर अगर एक बार बीमारी आ जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आज तक साइंस में, इसमें कहीं भी, इस पूरे वर्ल्ड में, संसार में, विश्व में कहीं भी इस बीमारी के होने के बाद कोई भी नहीं बच पाया है। तो ये सब है। बाकी आपके कोई भी जो प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, वो हम लोगों से आप पूछ सकते हैं, हम आपको वो उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी कोई भी क्वेरीज जो। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर खुराना और डॉक्टर विजय जाधव। हमारे किसान भाई ने हमसे एक सवाल पूछा है कि क्या बिल्ली के काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो मैं डॉक्टर विजय जाधव से निवेदन करूंगा कि वो हमें बताएं कि कौन कौन से जानवर हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकता है, और मतलब इसमें बिल्ली अगर किसी व्यक्ति को काट जाती है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर विजय जाधव। बिल्कुल, इसमें बिल्ली में भी हो सकती है, और अगर यही इंसान को, बच्चे को काटती है तो इनमें रेबीज हो जाता है, होने की शक्यता पूरी है इसमें। इस तरह से बाकी पालतू जानवर है हमारे, जैसे सर ने ऐड कर दिया था पहले, उनको काटने से भी हमें रेबीज, क्योंकि बिल्ली और कुत्तों में काटने की ज्यादा आदत होती है, नचने की आदत होती है नाखून से। अगर ये इनकी लार हमारे संपर्क में आती है, हमारे स्किन की घाव बना हुआ है, या फिर अगर मुंह से दांतों से नहीं काटा है, लेकिन अगर उन्होंने अपने नाखून से खरोचा और उसके ऊपर उनकी लार अगर संपर्क में आती है, तो इससे भी हमें खतरा होने की, रेबीज का खतरा हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर विजय। अगला सवाल डॉक्टर खुराना के लिए है। हमारे एक वेटरनरी स्टूडेंट का ही है, सोमेश बनर्जी का।
जो जानना चाहते हैं कि उन्होंने फील्ड में एक डॉग बाइट का केस देखा जिसमें एक कुत्ते ने एक गाय के थनों पर काटा। वो जो गाय का मालिक था वो 36 घंटे बाद पशु को अस्पताल में लेके आया। तो सुमेश बनर्जी जी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी गाय का दूध कंज्यूम करना यानी कि दूध पीना, दूध का सेवन करना सेफ है, और इस केस में क्या पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन, क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? डॉक्टर खुराना। हाँ जी, दूध का सेवन कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं, उबाल के ही पीना है हमेशा। कभी भी जानवर का, पशु का कोई भी दूध कभी भी, चाहे कुत्ते ने काटा है चाहे नहीं काटा है, कच्चा दूध कभी भी नहीं पीना, क्योंकि उससे और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप उबाल दोगे दूध को तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वायरस विषाणु मर जाएगा। इसके अलावा बाकी जानवर को है वो आप लगवा सकते हैं जितनी जल्दी काटने के, 36 घंटे के बाद बताया ना आपने, तो 36 घंटे के बाद भी जाके आप लगवाना शुरू कर सकते हैं। तो टाइम आप लगवाओगे वो 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर आप वही जो इसका शेड्यूल है जो पूरा, वो आप फॉलो कर सकते हैं और जानवर का, पशु का बचाव हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहता हूँ डॉक्टर जी के लिए कि ये जो शेड्यूल है वैक्सीनेशन, बाइट वैक्सीनेशन का, ये चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, इन सबके लिए सेम है। 0, 3, 8 ये सबके लिए सेम है। टीका हर जानवरों का और इंसान का अलग अलग आता है। तो मेरे अगले सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया है। डॉक्टर अशोक बटेजा जानना चाहते थे कि वैक्सीनेशन शेड्यूल इन डॉग्स क्या रहेगा, जो डॉक्टर विजय जाधव ने बताया और डॉक्टर खुराना ने भी बताया, रिपीट हो गया ये। एक सवाल हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति या पशु को कुत्ता या बिल्ली काट जाती है तो हम कितने दिनों तक उस पर नजर रख के और अवॉइड कर सकते हैं वैक्सीन ना कराएं? तो वैसे तो मैं कहूंगा कि वैक्सीन इमीडिएटली करानी चाहिए, फिर भी किसान भाई जानना चाहता है तो मैं डॉक्टर खुराना से कहूंगा कि प्लीज सलाह दें उसे कि अगर किसी पशु या किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट जाता है, और कई लोग होते हैं वो कहते हैं भाई 10 दिन तक हम देख रहे हैं, अगर कुत्ता जीवित है तो वैक्सीन कराने की जरूरत नहीं है, तो इसमें डॉक्टर खुराना क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, आप 10 दिन तक देखिए, लेकिन टीका आप अपना जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, अगर 10 दिन आपने लेट कर दिया तो हो सकता है आप में भी वो विषाणु ऊपर दिमाग तक ये पहुंच जाए। तो इसलिए आप काटते ही, आपको नहीं पता कि उस कुत्ते में बीमारी है या नहीं है, आपकी ऐसी खतरनाक बीमारी है कि आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाना पड़ेगा। बाकी लेकिन कुत्ते को आप देखते रहिए, अगर उसमें नहीं मरता है 10 दिन तक, तो आप 2 टीकों के बाद फिर आप रुक सकते हैं और छोड़ सकते हैं, आगे के वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते। तो कम से कम 2 जरूरी लगवाने जरूरी हैं, ये 2 टीके। बाकी डॉक्टर अशोक शायद ये पूछना चाह रहे थे कि कुत्तों में वो वैक्सीनेशन का, वो शायद प्री इम्यूनाइजेशन का शायद पूछना चाह रहे थे, बीमारी से बचाव का जो टीके लगते हैं वो कब लगते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो पहला टीका जब छोटा बच्चा होता है कुत्ते का, उसको 3 महीने पे पहला टीका लगाते हैं बचाव का, और उसके 1 साल बाद और फिर हर साल वो उसको लगाना पड़ता है, हर साल फिर 1-1 साल के अंतर के बाद उसको लगाना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर खुराना। अगला सवाल हमारे किसान भाई का है कि वो जानना चाहते हैं कि गैबिन पशु में क्या एंटी रेबीज टीका लगाना सेफ है? अगर किसी गैबिन गाय या भैंस को कोई कुत्ता काट जाता है उसको हमें एंटी रेबीज टीका लगा सकते हैं? कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अदरवाइज तो अगर गाभिन को भी अगर रेबीज हो गई तो फिर कैसे बचाव होगा, फिर तो पशु भी जाएगा और उसका बच्चा भी जाएगा, दोनों जाएंगे। तो इसलिए उसको सेफ है, आप लगा सकते हैं। आजकल जो टीके आते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और वो सेफ है, आप लगा सकते हैं। अगला सवाल हमारे मनोहर जी का है, जो जानना चाहते हैं कि अगर तीसरी और चौथी डोज कोई व्यक्ति गलती से भूल जाता है या नहीं लगवाता है
तो क्या पहली दूसरी डोज काम करेगी? और अगर कुछ समय बाद वो दोबारा से मतलब टीका लगवाते हैं तो क्या दोबारा से 5 टीके लगवाने पड़ेंगे या फिर हम शेड्यूल को कम कर सकते हैं? डॉक्टर खुराना से मैं जानना चाहूंगा कि मनोहर जी जानना चाहते, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है, वो 2 टीके लगवा के रुक जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि वो कुत्ता रेबीज से मर गया है, ठीक है, और फिर क्या उन्हें दोबारा से शेड्यूल शुरू करना पड़ेगा या फिर 3 टीके दोबारा लगवा के वो छोड़ सकते हैं? नहीं, आप अगर बहुत ज्यादा गैप हो गया है फिर तो देखो रिस्क वाली बात हो जाती है। अगर गैप कम है सेकंड टीके और उसके बाद जो आपने मिस किया है पीरियड, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी को आगे चला सकते हैं, उसी शेड्यूल को, तो आपका बचाव हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप हो गया है तो फिर चाहे आप दोबारा से स्टार्ट करें या उसी को कंटिन्यू करें तो रिस्क रहेगा हमेशा। उसका हम कह नहीं सकते कि वो वायरस आपके सामने ज्यादा पहुंच गया या उसका पूरा बचाव हो पाया या नहीं 2 टीकों से। लेकिन आप तो भी टीके लगवाना छोड़िए मत, उसके बाद भी अपना पूरा करिए कोर्स। अगर ज्यादा गैप हो गया है तो फिर से स्टार्ट करके 5 टीके लगवा लीजिए, और ताकि कम से कम आपका रिस्क कम हो सके। छोड़ना नहीं चाहिए, गैप ना हो। ये ऐसी बीमारी है कि आप इसमें भूलने वाली चीज होनी भी नहीं चाहिए। आप पूरा बिल्कुल, जैसे डॉक्टर खुराना ने बताया कि कोई भी बाइट का केस हो, अगर डॉग बाइट का केस है तो 5 इंजेक्शन लगवाने की कोशिश करें, रिस्क ना लें। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव ही है जो कि वैक्सीनेशन से हम कर सकते हैं। एक चरणजीत सिंह का सवाल आया है हमें, सर प्लीज टेल मी अबाउट बेस्ट इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन फॉर पेट। तो वैसे ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, फिर भी मैं डॉक्टर विजय जादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेस्ट इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन फॉर पेट्स, पेट्स मेरे ख्याल से डॉग्स की बात करें, दोबारा से एक बार बताएं चरणजीत सिंह जी को। चरणजीत सिंह जी, आपको पेट है, एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर होने के नाते आपको जरूरी है कि आप अपने कुत्ते को या बिल्ली को रेबीज का टीका जरूर दीजिए। वो 3 महीने के बाद, 3 महीने की उम्र के बाद आप दे सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया हुआ है और आप चाहते हो कि अब ये कुत्ता बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, फिर भी आप इसमें वैक्सीनेशन शुरू करवा सकते हो। और इसमें शुरू तो, तीन, अगर पहली बार किसी को वैक्सीनेशन दे रहे हो, सबसे एक बार मतलब अब से पहले आप कुत्ता को सेफ है घर के लिए, और आप चाहते हो कि रेबीज का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए, आप इसको पहले 3 टीके लगवा दीजिए पहली बार 0 डे पे, और फिर एक बार 7 दिन बाद, और उससे बाद हर साल में सिर्फ एक बार आपको ये टीका देना जरूरी है, बूस्टर डोज जिसे बोलते हैं। इससे आपका कुत्ता हमेशा के लिए सेफ रहेगा। और अगर आपका ऐसे कुत्ते को अगर ऐसा हो सकता है कि कोई पागल कुत्ता फिर से काट जाए, तो उसके लिए भी पोस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसमें सिर्फ आपको 2 टीके लगाने से आपका काम चल जाएगा, आपका कुत्ता बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर विजय। अगला सवाल डॉक्टर अशोक बटेजा का ही है, दोबारा से वो जानना चाहते हैं कि इंसानों में और जानवरों में वैक्सीन, रेबीज की जो वैक्सीन, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इंग्लिश में उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, टेल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल रेबीज वैक्सीन। तो मैं डॉक्टर खुराना से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अशोक बटेजा उनके कलीग भी रहे हैं कि वो इस सवाल का जवाब दें। डॉक्टर अशोक सर, आप हमारे सीनियर रहे हैं। बाकी जहां तक एनिमल्स के या डॉग्स के वैक्सीन की बात है, वो अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनकी अवेलेबिलिटी पे। ह्यूमन डोजेज की कई बार शॉर्टेज हो जाती है हॉस्पिटल्स में, जैसे कई बार पेपर्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार शॉर्टेज हो जाती है गवर्नमेंट सप्लाई में पर्टिकुलरली। बाकी शॉप्स में आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, अवेलेबल रहते हैं उसमें। तो वो, लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्री वो चाहते हैं वैक्सीनेशन, इसलिए वो गवर्नमेंट सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अदरवाइज अगर खुद के थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो वो लेना नहीं चाहते, अदरवाइज अवेलेबल है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है।
डॉग्स में तो हम कंटिन्यू लगाते रहे हैं, कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल मेरे लिए मेरा डॉक्टर DS दहिया से है। अगर वो हैं अवेलेबल तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। डॉक्टर दहिया, क्या आप सुन पा रहे हैं? जिलानी अफरोज का अगला सवाल है कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कोई अच्छा डाइट प्लान बता दें, मेरी भैंस के लिए अभी तक 15 लीटर दूध दे रही थी, अचानक 10 लीटर पे आ गई है। तो जिलानी अफरोज की भैंस है, वो 15 लीटर दूध दे रही थी और एकदम से उसका दूध घट के 10 लीटर पे आ गया। तो मैं डॉक्टर दैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे पशुपालक भाई को सलाह दें कि क्या वो करे जिससे उसका दूध भैंस का फिर वापस बढ़ के 15 लीटर तक पहुंचे। पशु से उत्पादन लेने के लिए उसको दूध का उत्पादन लेने के लिए उसको संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। अचानक से दूध घटने के कारण सिर्फ डाइट के कारण भी हो सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत है या सन के जो पीछे हम थनैलरों की पिछले सप्ताह बात की थी, तो थोड़ा सा कई बार जो है इस बीमारी की वजह से भी अचानक से दूध पशु का गिरता है। तो पहली बात तो वो अपने पशु चिकित्सक से मिलके थोड़ा सा उसके डिस्कस करके उनसे ये जांच करवा लें कि कहीं उसको कोई दूसरी तरह की दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद बात आती है संतुलित आहार देने की। तो संतुलित आहार में पशु के सब तरह के पोषक तत्व जो है उसकी मुख्य तौर पे हम उसको सूखा चारा और हरा, दो चीजें उसके चारे में होती हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज बोलते हैं हम दाना बोलते हैं या चाट या बाखर, तीसरी चीज कंसंट्रेट मिक्सचर अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये चीज जो है उसके देते हैं। तो इसका भी जो है संतुलित बनाने के लिए इसके भी आमतौर पे 3 भाग हम बना के चलते हैं। उसमें पशु को अनाज भी मिलना चाहिए, उसको पशु को खल वगैरह जो प्रोटीन का सोर्स है वो भी मिलना चाहिए, और हमारे जो विटामिन वगैरह फाइबर वगैरह का भी उसको मिलना चाहिए। तो तीनों चीजें मोटे तौर पर और अनाज में भी जो है वो है, ऐसे ही कई प्रकार की खल है। और इसी प्रकार से गेहूं का चोकर, चावल का चोकर या राइस पॉलिश भी कई बार हम कहते हैं, या ब्रान भी राइस ब्रान बोल देते हैं या व्हीट ब्रान, और चने की चूरी या तकरीबन जितना भी ज्यादा वैरायटी हम करेंगे और एक एक तिहाई इन तीनों चीजों का अनाज खल और चोकर लेंगे, और उसमें खनिज मिश्रण की मात्रा 50 से 100 ग्राम ये मिला के संतुलित उसकी आहार तैयार करेंगे। और ये 2 किलो दूध पे 1 किलो भैंस में और 2.5 किलो दूध पे 1 किलो गाय में जो है दाने की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि हम भरपेट हरा चारा दे रहे हैं तो 5 किलो तक का हम मार्जिन उसमें रख सकते हैं। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करके उसको डाइट हम देंगे, उसको भरपूर मिले। गर्मी के मौसम में 90-100 लीटर पानी की उसकी आवश्यकता होती है, तो वो सब उसको मिले और उसकी देखभाल मौसम के अनुसार हो, तब जाके हम पूरा दूध उत्पादन उससे ले सकते। धन्यवाद डॉक्टर भैया। हम आशा करते हैं कि आपके बताए हुए डाइट प्लान से वापस किसान भाई की 15 लीटर दूध देने लगेगी। अगला सवाल हमारे जो आया है वो विजय जादव के लिए आया है। वो ये है कि हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि भाई क्या आज भी इंजेक्शन जो है वो पेट में लगाए जाते हैं रेबीज के? डॉक्टर विजय जादव। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आजकल तो लोग हैं कई बार सिर्फ टीका नहीं लगवाते, क्योंकि बहुत पहले ये तरीका था कि पेट में इंजेक्शन लगते थे और 7 इंजेक्शन लगते थे, और वो थोड़ा सा दर्दनाक रहता था एक्सपीरियंस सबके लिए। लेकिन वो टीके अब बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, बहुत पहले से ही बंद हो चुके हैं।
अब दुनिया में इस प्रकार के टीके कहीं नहीं लगवाए जाते। अब जो टीके लगते हैं वो बिल्कुल ही सामान्य तरीके से टीके लगते हैं, छोटी सी सुई रहेगी और उसमें बस एक 1 ml या 0.5 ml वैक्सीन है, वो इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर्स। और जो टीके लगते हैं वो भी बाजू में लगते हैं। ये मतलब जो बड़े लगाते हैं। और अगर छोटा बच्चा है बिल्कुल ही, तो उनके टांग के अंदर के अंदरूनी हिस्से पे ये टीका लगता है। इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल की तरह ये टीका लग जाता है। ठीक, तो ये जानकारी डॉक्टर विजय यादव ने दी है कि कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जैसा माहौल नहीं है कि बहुत दर्दनाक होंगे ये जो रेबीज के टीके होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे बच्चों को भी डरा देते हैं, धमका देते हैं, भाई कुत्ता काट जाएगा तो पेट में इंजेक्शन लगेंगे। इस डर से बच्चे बताते भी नहीं है कि उन्हें कुत्ता काट गया। और जो बहुत ज्यादा मृत्यु दर है इनमें छोटे बच्चों की होता है जो कुत्तों से खेलते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें डॉग बाइट होता है, कुत्ता काट जाता है और फिर वो घर भी नहीं बताते हैं अपने कि भाई मेरे को कुत्ता काट गया है, डर के मारे कि इंजेक्शन लगेंगे, पेट में लगेंगे, बहुत दर्द होगा। तो बच्चे हों बड़े हों, सब किसी को भी अगर कुत्ता काटता है तो बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। बहुत ही डॉक्टर विजय यादव ने जैसे बताया, नॉर्मल छोटी सी सुई से टीका लगेगा और बिल्कुल पेनलेस ही है। तो बचाव ही इसका इलाज है कि कोई भी अगर व्यक्ति है जिसे अगर कुत्ता काटता है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगला सवाल हमारा डॉक्टर खुराना के लिए है। हमारा किसान भाई जानना चाहते हैं कि टीका तो हमने लगा लिया, कि अगर किसी पशु को कुत्ते ने काटा है और बहुत ज्यादा घाव हो जाता है, कि एक तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल हमने चला दिया एंटी रेबीज, तो उस घाव का क्या हमें करना चाहिए, कैसे उसका मतलब इलाज कराएं? घाव पे एक तो जैसे इसके लिए दवाई भी आती है जो घाव में सीधा इंजेक्ट कर देते हैं, टीका घाव के अंदर टीका लगाते हैं, तो उससे घाव में जो विषाणु है वो मर जाता है। बाकी हम जैसे घाव को, कोई भी घाव होता है उसको ठीक करने के लिए कुछ जो भी दवाइयां यूज करते हैं, चाहे बीटाडीन है चाहे और है या उसमें, लेकिन इस घाव में अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको हम टांके नहीं लगाते हैं और पट्टी भी नहीं बांधते हैं, खुला रखते हैं। अगर अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हम ये दवाई लगा के फिर हम उसमें टांके लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर खून बह रहा है और अंदर तक है। नहीं तो खुला छोड़ के उसमें बीटाडीन और जो भी जख्म भरने वाली दवाइयां हैं और उसको अलावा उसके दर्द नाशक दवाई और वो देके तो वो ठीक कर सकते हैं। कोई उसमें घबराने वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है ठीक। अगला सवाल हमारा फिर से डॉक्टर अशोक बटेजा का है। वो डॉक्टर विजय से जानना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इमीडिएट वुंड केयर इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो डॉग बाइट के कारण एकदम से घाव होता है उसका इमीडिएट क्या केयर होनी चाहिए छोटे बच्चों के बारे में? डॉक्टर विजय प्लीज। छोटे बच्चों में ये बच्चे छोटे होते हैं और इनको जब कुत्ता काटता है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है, क्योंकि बच्चों की हाइट बहुत छोटी होती है, तो वो ज़्यादातर कभी उनके चेहरे पे कुत्ता काट जाता है या एकदम बाजू में कुत्ता काट जाता है। तो उस केस में उनमें रेबीज के लक्षण आने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए उनको इसको जो ट्रीटमेंट है ये बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो कुत्ता काटने से जो घाव होता है वो चेहरे के जितना नजदीक उतना ही ज्यादा रहता है। तो इसीलिए ऐसे केस में एक साधारण तरीका है, उसको धोना चाहिए बहते हुए पानी में साबुन वगैरह लगा के। उसके बाद एंटीसेप्टिक का प्रयोग करना चाहिए, फिर चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और वहां से टीकाकरण शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे अलग एक जरूरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका नाम है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये थोड़ा सा टीके से थोड़ा सा इससे खतरा हम बहुत कम कर सकते हैं। ये रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये बच्चों में जहां पर घाव बना हुआ है उस घाव में सीधा उसमें अंदर ये दवाई डाली जाती है। इसके इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से क्या होता है, तो वो
न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो वही रुक जाएगा और खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम आगे जो अपना टीकाकरण शेड्यूल है, 0 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें और 28वें दिन, ये भी लगाना जरूरी है इन एडिशन टू दिस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। डॉक्टर विजय यादव, मेरा एक सवाल है कि क्या ये इम्यूनोग्लोबुलिन अपने आम अस्पतालों में अवेलेबल है? रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो आप बोल रहे हैं, ये फॉर्चुनेटली इम्यूनोग्लोबुलिन सारे सरकारी अस्पतालों में नहीं होता। ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आप ऑर्डर बुक करके मंगवा भी सकते हो, मिल जाता है। ये मिल बहुत ही क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए हो सकता है कि कोई नहीं रख, बड़े बड़े शहरों में आसानी से मिल सकता है, लेकिन छोटे शहरों में हो सकता है कि ये जल्दी ना मिले। लेकिन वो जितना जल्दी हम उसको लगा दें उतना अच्छा है, खासकर जो जख्म चेहरे के पास है, बहुत ज्यादा गहरे ये रेडली अवेलेबल नहीं होता है कार में, जैसे जैसे मुंह भी मिले इम्यूनोग्लोबुलिन, लेकिन दिल्ली से आपके विद इन 3 आवर्स में दिल्ली से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दिल्ली से कभी भी आप डिमांड है, आप ऑर्डर देते हो किसी केमिस्ट को, तो वो इमीडिएटली मंगवा देता है। 3 आवर्स, विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स में आपके पास मिल जाएगा। अगला सवाल नितिन रहेजा जी का है। वो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर विजय यादव और डॉक्टर राजेश खुराना से जानना चाहते हैं कि एंटी रेबीज वैक्सीन पोस्ट बाइट शेड्यूल बड़े पशु में क्या होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर राजेश खुराना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिर से बताएं कि गाय में, भैंस में जो ARV शेड्यूल है पोस्ट बाइट, वो क्या होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी बताया, ये सब पशु ह्यूमन बींग्स में सब में सेम रहता है पोस्ट बाइट शेड्यूल। वो 0 डे, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज। इसके अलावा 90th डे पे ऑप्शनल होता है, तो ये 6 डेज का शेड्यूल होता है, लेकिन 5 वैक्सीनेशन जरूरी है इसके। वो सब में सेम है, चाहे कोई भी पशु है चाहे इंसान। अगला सवाल डॉक्टर संदीप पनियार अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं तो। मोहन गुर्जर जी का सवाल है ये। वो जानना चाहते हैं कि उनके गाय के थनों में पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा सूजन है, लेकिन दूध बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर संदीप पनियार? मैं इनको इस बारे में कहना चाह रहा हूँ कि अगर दूध ठीक है और गाय के थन में सूजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। हो सकता है इसके अंदर जो परसों ही बात हुई थी, पिछले गुरुवार को हो सकता है, तो उसके पूरे चांसेस है कि वो डेवलप हो रहा हो। तो इसके लिए अच्छा है कि आपने पशु चिकित्सक से वाले दूध की जांच करवाने के बाद इसमें एंटीबायोटिक और सूजन उतारने के नशे समय रहते ही तो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो हो सकता है धीरे धीरे हार्ड हो जाएगी, फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए बिना देरी किए हुए ही पशु चिकित्सक के पास जाएं और इसके थनैला रोग से रिलेटेड इसकी जांच करवा लें। तो देरी ना करें गुज्जर जी, अपने पशु के सैंपल को लेके जाएं। सैंपल लेने की विधि ये है कि एक नई सिरिंज खरीदें, उसके अंदर दूध की 2 धार बाहर मारें और उसके बाद सैंपल जो है वो सिरिंज में लेके आप उसका टेस्ट कराएं। जो अगला सवाल है, मैं जानना चाहूंगा राजेश खुराना जी से कि हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनको कुत्ता काट जाता है, फिर वो उस घाव पे मिर्ची लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, कोई नमक लगा लेता है। तो इसके बारे में आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या ये भ्रांति है और क्या इसे अवॉइड करना चाहिए? ठीक कहा। ये सारी चीजें, नमक, मिर्च, अचार या कोई भी ऐसी चीज, ये उससे उसको जख्म को और जला देती हैं। इंसान को या पशु को, जहां भी जिसको भी घाव है, वो और दर्द होगा, उसका कोई
फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप सिर्फ सिंपल सादा पानी अवेलेबल है सबके घरों में, वो पानी से अच्छी तरह धो दीजिए, साबुन है तो साबुन से धो दीजिए, और एंटीसेप्टिक कोई भी आपके घर में कोई भी दवाई है, डिटोल है, सेवलोन है, बीटाडीन है, या आपका आफ्टर शेव है, उससे आप वो लगा दीजिए जख्म को धोने के बाद, तो उससे आपका बचाव हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास चले जाइए और वो आगे आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल शुरू कर। धन्यवाद डॉक्टर खुराना। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या मीट खाने से भी रेबीज होने का खतरा है? तो नहीं, डॉक्टर यादव से या डॉक्टर खुराना आप बताइए प्लीज। नहीं, मीट खाने से होने के बहुत नहीं है, चांसेस नहीं है, क्योंकि एक तो विषाणु बहुत जल्दी खत्म हो जाता है कुकिंग से। इसका जो बहुत नाजुक है विषाणु, ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसको गर्मी मिलती है तो ये मर जाता है। और मीट में तो कुक करेंगे, पकाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो मीट से आता नहीं है। मीट से भी, दूध से भी, जब तक आप कच्चा दूध अगर उसमें पशु में आ रहा है तो पिएंगे तो हो सकता है, अगर आपके गले में जख्म है, पेट में जख्म है तो। नहीं तो दूध उबालने से और मीट पकाने से उसमें मर जाएगा और आपको होने के कोई भी चांसेस नहीं। इसके ऊपर हमारी ना पहले भी चर्चा हुई है। हमारा एक किसान भाई जानना चाहता है कि 10 दिन तक किसी भी कुत्ते को या बिल्ली को जो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, वो क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों है कि भाई हम 10 दिन ही चुनते हैं? एक किसान भाई हमारा ये जानना चाहता है। तो डॉक्टर विजय जाधव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि 10 दिन ही क्यों हम किसी कुत्ते को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कि वो जीवित है कि मृत्यु है। कुत्ता काटने के बाद उस पर हम ध्यान रखते हैं और 10 दिन के बाद हम उस पर ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो ये 10 दिन का टाइम पीरियड ही हम क्यों लेते हैं? अगर कुत्ता काटता है और वो पगला गया है या मतलब पागल कुत्ते ने काटा हुआ है, इसका मतलब उसमें रेबीज के लक्षण आ गए। और इस रोग के हिसाब से कोई भी कुत्ता ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। ये इतना घातक रोग है कि बहुत जल्दी कुत्ता मर जाता है। तो इसीलिए क्या है कि हमें कुत्ता जब भी काटता है, हम मान के चलते हैं कि ये कुत्ता पागल हो सकता है, क्योंकि कई बार आम कुत्ते भी काट लेते हैं। जो पागल कुत्ते काटते हैं, अगर किसी ने छेड़ दिया तो अच्छा भला कुत्ता भी काट सकता है। अब हमें पता नहीं है कि ये कुत्ता पागल है या नहीं, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए क्या करते हैं, हमें ये जो उपाय है बचाव के, ये हम शुरू करते हैं। जैसे जख्म को धोना, साफ तरीके से एंटीसेप्टिक लगाना और फिर टीका शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पहला टीका लगाया 0 डे पे, पहले जिस दिन कुत्ता काटा, फिर अगला टीका हमने लगाया 3 दिन। और अगर ये कुत्ता हमारे गली का है, हमारे रोज आने जाने में हम इस कुत्ते को देख सकते हैं, हमारी नजर रह सकती है, तो क्या होगा कि जब हमारा तीसरा टीका लगेगा 7वें दिन, उसके बाद अगर ये कुत्ता जिंदा रहता है तो फिर इसका मतलब है कि ये पागल नहीं है। और इसीलिए क्या है कि हम आगे के टीके हम छोड़ सकते हैं, 3 टीकों के बाद हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये कुत्ता मर जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो रैबिड डॉग था और इसीलिए हमें आगे के टीके भी लगवाने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि कुत्ता जैसे कि हम अपने गली में नहीं, हम कहीं और बाहर गए और वहां का कुत्ता हमें काट जाए और हम उसके ऊपर नजर नहीं रख सकते, तो भले वो कुत्ता रैबिड ना हो, फिर भी हम उसको रिस्क कम करने के लिए हमें पूरे 5 टीके, हम पूरे के पूरे 5 टीके लगाने चाहिए। कुत्ते के बारे में अगर पता है 10 दिन तक हम देख सकते हैं उसे, और 10 दिन के बाद कुत्ता ठीक मिलता है तो बस आप 3 टीके लगवा के छोड़ दीजिए, या अगर नहीं तो फिर आपको पूरे 5 टीके लगवाने चाहिए। तो अगला सवाल हमारे किसान भाई का है, जो जानना चाहते हैं कि जो रेबीज बीमारी है वो बच्चों में या बड़ों में ज्यादा खतरनाक होगी या औरतों में या मर्दों में? इसका बारे में मैं चाहूंगा डॉक्टर राजेश खुराना से कि वो बताएं हमारे किसान भाई को कि रेबीज बीमारी जो है औरतों में, मर्दों में, बच्चों में या बड़ों में किस में ज्यादा खतरनाक होगी। तो हमारे किसान भाई का भ्रम है, भ्रांति है, वो आप दूर करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर खुराना से। ये रेबीज ऐसी बीमारी है, इसके लिए सब बराबर हैं, ये किसी में भेदभाव नहीं करती है। जो भी कोई भी इंसान है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है,
सबको, किसी को भी, जिसको भी काटेगा पागल कुत्ता, वो सबको हो सकती है। ये नहीं है कि बच्चा बच गया या बूढ़ा बच गया। जैसे कोरोना का है, भी बड़ों में ज्यादा है, बच्चों में कम है, जवानों में कम है। तो ये किसी में भेदभाव नहीं करती है। बाकी इसका फर्क सिर्फ यही होता है कि आपके दिमाग के कितनी नजदीक कुत्ते ने काटा है। वो लक्षण आने में, बीमारी आने में उतना कम टाइम लगेगा। अगर दिमाग के पास ज्यादा है, गर्दन पे काटा है, मुंह पे काटा है, बाजू में काटा है, तो आप किसी में भी बीमारी जल्दी आएगी। पैर में काटा है तो वो बीमारी आने में देर लगेगी। बाकी किसी में कोई जाति का, कोई मेल फीमेल का, पुरुष स्त्री का, कोई बच्चे का, बूढ़े का कोई फर्क नहीं है। सब में बीमारी हो सकती है, किसी को भी काट। तो मैं अपने किसान भाई को बता दूं कि आप इसमें बिल्कुल बेफिक्र ना रहिए कि ये पुरुषों में या औरतों में कुछ भेदभाव करेगा। सभी में रेबीज बीमारी बराबर तरीके से फैलती है और ये एक जानलेवा बीमारी है और इसका बचाव ही इस रोग की रोकथाम है। एक सवाल आ रखा है हमारे किसान भाई का, जो जानना चाहते हैं कि अगर किसी पेट डॉग की, पालतू कुत्ता है, उसकी वैक्सीनेशन हो रखी है प्रॉपर, कई सालों से वो रेबीज की वैक्सीन करा रहे हैं, और वो अगर पालतू कुत्ता अपने मालिक को या किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डॉक्टर विजय जादव से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस सवाल का जवाब दें। डॉक्टर विजय जादव, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। सॉरी। अगर आपका जो पालतू कुत्ता है उसे आप हमेशा टीका लगवा रहे हो, हर साल टीका लगवा रहे हो, तो इसमें रिस्क बहुत ही कम है। लेकिन जैसे कि ये इस रोग के बारे में हम जानते हैं कि ये रोग अगर हो जाता है तो इसमें कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसका बचाव 100% पॉसिबल है। तो उस केस में हमें वही तरीका अपनाना चाहिए कि ये कुत्ता अगर बाहर कंट्रोल में है, इसको कुत्ते को दूसरे किसी कुत्ते ने नहीं काटा हुआ, ये ऐसी शक्यता नहीं है, उस केस में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा के तौर पे हम वही पहले 3 टीके लगवा के हम उसमें देख सकते हैं कि अगर ये ठीक है तो आगे के टीके हम बंद कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर विजय। अब हमारा समय पूरा होने वाला है तो मैं आगे सवाल नहीं लूंगा। बाकी के जो सवाल है उनका हम फेसबुक पे कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि लुवास विश्वविद्यालय कई सालों से एंटी रेबीज डे मनाता है। 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है जिसमें फ्री वैक्सीनेशन भी करी जाती है, बहुत सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करे जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं, स्कूलों में जाके बताया जाता है रेबीज से बचाव के तरीके, बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे ही हैं जो सबसे ज्यादा कुत्तों के कांटेक्ट में आते हैं और वो इस घाव से पीड़ित होते हैं। तो आगे आने वाले 28 सितंबर को भी एंटी रेबीज डे हमारे यूनिवर्सिटी में मनाया जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होंगे और एक प्रोग्राम हम भी विस्तार शिक्षा निदेशालय लुवास की तरफ से किया जाएगा। तो आगे आप उसमें भी ज्वाइन करें, जिसमें एक्सपर्ट्स बताएंगे कि रेबीज के से बचाव कैसे करें, रोकथाम कैसे करें। आज डॉक्टर खुराना ने और डॉक्टर विजय जादव ने जैसे हमें बताया कि क्या भ्रांतियां हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है। बहुत जरूरी है ये कि हम इन सब चीजों का पालन करें। और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी रखा है कि 2030 तक हमें रेबीज को खत्म करना है इस दुनिया से। तो वो तभी होगा जब हम जागरूक होंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर डी दिया का, डॉक्टर राजेश खुराना, डॉक्टर विजय जादव का जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर देवेंद्र यादव का, डॉक्टर संदीप बनिहार का, डॉक्टर सरिता का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला और हमें रेबीज के बारे में जानकारी दी। साथ ही मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमारे पशुपालक भाई और बहनों तक पहुंचेगी और उनका जो है ज्ञान बढ़ेगा। तो आप सबका थैंक यू। थैंक यू।